अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ पर प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। मैं हूं साइमा मिन्हास और मेरे साथ तशरीफ रखते हैं जनाब राना कैसर साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे 3 अहम मौज़ूआत। सबसे पहला हमारा टॉपिक है एहतसाब और जमहूरियत। हमने देखा कि मुल्क में जैसे जैसे एहतसाब का अमल तेज हो रहा है, उसी रफ्तार से, उसी शिद्दत से जो सियासी दर्जा हरारत है उसमें भी इजाफा होता जा रहा है। हमारे यहाँ होता यह है कि इंतखाबी मुहिम के दौरान तो सियासी जमातें ये दावे करती हैं, वादे करती हैं कि जब वो बरसर इक़्तिदार आएंगी तो इंतखाबात के बाद वो एहतसाब करेंगी मुल्क में, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब उन्हें मौका मिलता है, वो बरसर इक़्तिदार आते हैं और हुकूमत करती हैं, तो फिर ये तमाम सियासी जमातें एहतसाब के अमल को भूल जाती हैं और ये एहतसाब जो है ये अमल फिर सियासी मसलतों का शिकार हो जाता है। अब तक माजी में तो हम यही देखते आए हैं। पहली दफा ऐसा हो रहा है मुल्क में कि नैब एक आजाद खुद मुख्तार इदारे के तौर पर काम कर रहा है, कड़ा एहतसाब हो रहा है, तो फिर जो सियासी मुखालफीन है वो इसे हुकूमत की सियासी इंतकामी कार्रवाई गर्दान रही है। ऐसा क्यों है, हम इस पर बात करेंगे तफसीलन। हमारा दूसरा मौजू है जनूबी पंजाब सूबा। ये कोई नई बात नहीं है, ये बहुत पुराना मुतालबा है जनूबी पंजाब के लोगों का, और इस पर भी बाकी मुतालबात की तरह सियासत होती रही। 2 बड़ी सियासी जमातों ने वादे किए उसी तरह अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान कि जनूबी पंजाब के लोगों को अलग सूबा दिया जाएगा, लेकिन फिर वादा पूरा नहीं किया। देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब के लोगों के लिए अलग सूबे का कयाम अमल में ला पाती है या नहीं, वहां के लोगों का ये मुतालबा पूरा कर पाती है कि नहीं। इस जानिब एक अमली कदम तो उठाया गया है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल कायम कर दी गई है, किस तरह से ये काम करेगी, तरीकाकार क्या होगा और कितना हमें अभी इस अलग सूबे का क़याम, जो जनूबी पंजाब के सूबे का क़याम है, इसको अमली जामा पहनाते हुए हम देख रहे हैं। इस पर हम तफसीलन बात करेंगे प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में। हमारा तीसरा टॉपिक है एशियाई पार्लिमानी असम्बली, और एशियाई पार्लिमानी असम्बली सूबा बलूचिस्तान के शहर गवादर में ये इस असम्बली का इजलास हुआ। अपनी नोयत का ये पहली मुनफरिद असम्बली थी और जिसका इजलास यहाँ पर हुआ। बहुत बड़ी तादाद में एशियाई ममालिक ने इस इजलास में शिरकत की। 23 ममालिक हैं जिन्होंने इस इजलास में शिरकत की। इसमें सऊदी अरब भी है, तुर्की, इसके अलावा श्रीलंका, इंडोनेशिया, कतर और बहुत से दीगर ममालिक के मंदूबीन ने अरकान पार्लियामेंट में इस इजलास में शिरकत की। इसके अगराज और मकासद क्या थे, इस हवाले से हम बात करेंगे, राना साहब का तजिया भी लेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हमारे साथ मौज़ूआत की मुनासबत से होंगे फोन पर कुछ माहिरीन भी, और प्रोग्राम के आखिर में हमेशा की तरह होगा मैसेज ऑफ द डे। पहले अपने टॉपिक की तरफ आ जाते हैं, एहतसाब और जमहूरियत। राना साहब, इस दफा कड़ा एहतसाब हो रहा है और नैब हम देख रहे हैं कि पहली दफा एक खुद मुख्तार आजाद अदारे की हैसियत से काम कर रही है। कितना मुख्तलिफ आप देखते हैं? सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी इस एहतसाब के अमल को इस दफा जो हो रहा है माजी की निस्बत पिछले 10 सालों की अगर हम बात करते हैं तो। सर, पिछले 10 साल की अगर आप बात करें, बल्कि इससे 20 साल की आप बात कीजिए। 1997 से शुरू करते हैं कि 1997 में जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई, सेकेंड टेन्योर ऑफ नवाज शरीफ एज प्राइम मिनिस्टर, तो एक एहतसाब एक्ट पास किया गया पार्लियामेंट से। उस वक्त इनके पास 2/3 मेजॉरिटी थी। उस 2/3 मेजॉरिटी का फायदा उठाते हुए ये एक एक्ट पास किया गया और एहतसाब की जानब हमने देखा कि पाकिस्तान को लेकर माजी में भी देखें 1951 से तकरीबन ये मामला चल रहा है। बहुत सारे कवानीन बनाए गए एहतसाब के हवाले से। फिर एब्डो भी आया, इस किस्म के मुख्तलिफ कवानीन थे। हुआ क्या 1997 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाज द टारगेट। अच्छा, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जब टारगेट किया गया, अपेरेंटली और भी बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स भी थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी थे, दीगर लोग भी थे, बट लार्जली केसेस जो फ्रेम किए गए वो बेनजीर भुट्टो साहिबा के और आसिफ जरदारी साहब के और इनके दोस्तों के या इनके साथ जो लोग थे उनके खिलाफ थे। चलता रहा। फिर 99 में जब PMLN की गवर्नमेंट खत्म होती है तो जनरल मुशर्रफ साहब ने टेक ओवर कर लिया और उन्होंने उसी चीज को आगे लेके जाते हुए जारी किया और नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस उन्होंने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया और नैब का क़याम अमल में आ गया। अब हुआ क्या कि जब वो दौर खत्म हुआ 9 साल जनरल मुशर्रफ का, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि NRO कर चुकी हुई थी, जी बिल्कुल, NRO करने के बाद इक़्तिदार में आ गए। वो एक पॉलिटिकल डील थी। पॉलिटिकल डील किसी थी? एक मिलिट्री डिक्टेटर। वो मिलिट्री डिक्टेटर जो कहता था कि बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ का पाकिस्तान की सियासत में कोई किरदार नहीं है, लेकिन वो हुआ किरदार। बहरहाल वो एक अलग बहस है। अच्छा, अब आप देखिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर ये विक्टिम थी
एहतसाब की, और जिसको ये कहते रहे एक विच हंट था, पॉलिटिकल वेंडेटा था या पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थी, व्हाई डिडंट दे अनडू दैट ड्रैकोनियन लॉ, या उसको रिफॉर्म क्यों नहीं किया? एक बात ऐसा ही है। सेकंड, उनके बाद पीएमएलएन आती है, और पीएमएलएन ने भी कहा कि जनरल मुशर्रफ के दौर में उनको विक्टिमाइज किया, उसी तरह जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहा करती थी। तो उनके पास भी मेजॉरिटी थी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन दोनों क्लेम करते थे कि जनाब हमें विक्टिमाइज किया जा रहा है एहतसाब के नाम पर। तो उन्होंने मिलकर इस लॉ को रिफॉर्म क्यों नहीं किया? ये सबसे बड़ा सवाल। और इसलिए नहीं किया कि इस कानून को माजी में खास तौर पर ये दोनों जमातें भी, डिक्टेटर ने तो किया ही किया, इन दोनों सियासी जमातों ने भी इसको एक टूल के तौर पे रखा अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए, उनको डराने धमकाने के लिए। अदरवाइज ये इसको अंडू भी कर सकते थे। अंडू से मुराद इसको बेहतर कर सकते थे। आज जो कहते हैं जी कि इट्स अ ड्रैकोनियन लॉ, इट्स अ ब्लैक लॉ, तो इसको उन्होंने ठीक क्यों नहीं किया? अच्छा, अब आप देखिए कि हर पाकिस्तानी ये जानता है कि इस वक्त जो नैब काम कर रहा है, इससे पहले वाले जो चेयरमैन थे उनके बारे में बहुत सारी बातें हुई, सुप्रीम कोर्ट ने भी बात की कि वो एहतसाब का अमल जो है वो जानिबदाराना था, कुछ लोगों को बिल्कुल हाथ नहीं लगाया जा रहा था। अच्छा, अब का जो नैब है, ये अपॉइंटमेंट इसकी जो नैब चेयरमैन की है वो तहरीक इंसाफ के अकाउंट में नहीं आती। बिल्कुल सही। आप उनको नहीं कह सकते कि आपने ये इदारा कायम किया या आपने नैब चेयरमैन को लगाया या नैब ऑर्डिनेंस जो आपने प्रोमलगेट किया था, ऐसा तो नहीं है। अच्छा, नैब चेयरमैन जो है उन्होंने इंडिपेंडेंटली एक काम करना शुरू किया, और उसके बाद आप देखिए कि अभी तो 100 दिन की जो बात है वो तो मुकम्मल ही नहीं हुए, नैब काम कर रहा है। आज भी आपको पता है 71 लोगों की उन्होंने लिस्ट जारी की है नैब ने, जिसमें पॉलिटिशियंस भी हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टी से उनका ताल्लुक है, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले भी लोग हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले भी, और पीएमएलएन से ताल्लुक रखने वाले भी। कि अगर नैब जो है वो जानिबदाराना तौर पर काम कर रहा है, तो फिर बाकी जमातों को क्यों टारगेट किया जा रहा है? फिर जहांगीर तरीन की ताहयात नाअहली ना होती है, और इस तरह के और बहुत से सवाल भी हैं, इन पर भी मैं आपकी राय लेना चाहूंगी। लेकिन इस वक्त मजहर अब्बास साहब, सीनियर जर्नलिस्ट, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है फोन पर। मजहर अब्बास साहब, आपको प्रोग्राम न्यूज नाइट में खुशामदीद कहूंगी। जी शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम मजहर भाई। मजहर साहब, जी आप देखिए कि अगर हम सिविलाइज्ड या तहजीब याफ्ता ममालिक की बात करते हैं, अक्सर मिसालें दी जाती हैं पाकिस्तान में कि वेस्ट में ये इक़दार हैं, और वहाँ पे आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, वी हैव ट्रेवल्ड मैनी कंट्रीज, कि वहाँ पे एहतसाब का निज़ाम हर सतह पे इतना स्ट्रांग है कि उसको सवाल कोई नहीं करता, बी एट द प्राइम मिनिस्टर, बी एट एन ऑर्डिनरी पर्सन। तो वो उस चीज़ को उन्होंने अपने सिस्टम में इस तरह बना लिया कि कोई बंदा भी एहतसाब से बरियो जिम्मा नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में ठीक है, ये बात बिल्कुल तय है, और माजी में हमने देखा कि सियासी मसलतें भी रहीं और पॉलिटिकल वेंडेटा भी हुआ। लेकिन अगर एहतसाब को निकाल दिया जाए पाकिस्तान जैसे माशरे में, जिसमें डेवलपमेंट हो रही है, पिलफरेजेस भी हैं, लीकेजेस भी हैं, तो फिर इस माशरे का क्या बनेगा? जी कैसर, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। देखिए, हमारे यहाँ जो आपने दूसरे ममालिक की मिसाल दी, वहाँ एहतसाब का जो इदारे हैं और वहाँ अकाउंटेबिलिटी, वहाँ तो एक तो सोसाइटी भी मॉरली बहुत स्ट्रांग होती है, खासतौर पे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव अगर किसी करप्शन में, चाहे वो मॉरल करप्शन हो या फाइनेंशियल करप्शन हो, उसमें कभी भी उस पर एलिगेशन लगती हैं तो अव्वल तो वो खुद ही पीछे हट जाता है, इस्तीफा दे देता है। लेकिन हमारे यहाँ वो हाई मॉरल ग्राउंड का कोई मिसाल ही नहीं है। हमारे यहाँ हाई मॉरल ग्राउंड। दूसरे ये कि जो इदारे हैं वो अपने तौर पे काम करते रहते हैं, उसमें कभी भी हुकूमत, जिस तरह हमारे यहाँ होता है कि हुकूमत जो है वो ज्यादा बढ़ चढ़ कर बोलना शुरू कर देती है, बाकी ममालिक में ये नहीं होता। वो इदारे एक नॉर्मल सर्कल उसमें काम करते हैं, जिसको उन्हें पकड़ना होता है उसे वो पकड़ते हैं, उसमें इंटरफेरेंस कोई नहीं होती। तो हमारे यहाँ असल में वो कल्चर, क्योंकि एक एतमाद, जिस तरह आपने खुद कहा कि माजी में एहतसाबी इदारों को सियासी तौर पे इस्तेमाल किया जाने लगा, तो मेरा ख्याल है इसमें वक्त लगेगा और ये कॉन्फिडेंस खुद उन इदारों को देना है। देखिए, अब मैं माजरत के साथ, मेरे से नहीं ख्याल कि नैब को आज कोई लिस्ट जारी करनी चाहिए थी। इससे लगता यह है कि नैब शायद अंडर प्रेशर आ रही है कि जी उन पे तनकीद हो रही है, लिहाजा उन्होंने एक लिस्ट जारी कर दी। कल कोई कहेंगे जी और इदारों की लिस्ट क्यों नहीं जारी कर रहे आप, तो नैब को इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। नैब ने ये साबित करना है कि वो अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी कर रहे हैं, और ये सिर्फ लिस्ट से जारी नहीं होगा। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड। आपको अपने एक्शन से साबित करना होगा कि जहां जहां जो करप्शन करता है आप उसे पकड़ें, चाहे वो सिटिंग मिनिस्टर हो या लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हो या बिल्कुल ठीक है।
तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा मतलब सर एक और चीज, अब आप देखिए कि आज से जैसे मेरी कोलीग अभी अपने इब्तिदाइये में कह रही थी कि एक पॉलिटिकल टेम्परेचर भी जो है ना वो राइज कर रहा है पाकिस्तान में, और अपेरेंटली ऑन द फेस ऑफ इट ये लग रहा है कि बुनियादी तौर पे चूंकि एहतसाब का शिकंजा जो है वो अब टाइटन हो रहा है, वो जो न्यूज टाइटन हो रही है, कोई भी शख्स हो, चाहे वो आसफ जरदारी साहब हैं, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हैं, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी हैं, तो शायद अपोजिशन इस वजह से ये जो वाबेला है ये एहतसाब की वजह से है। कोई पॉलिटिकली तो कोई ऐसी सिचुएशन पाकिस्तान में खुदा न खासा ऐसी नहीं है कि आप जो है वो रॉक की बोट वाली पॉलिटिक्स कर सके। देखिए राना, एक तो चीज ये है कि अपोजिशन ने आज भी जो फैसला किया है वो बुरा फैसला नहीं है। यानी उन्होंने ये फैसला किया कि जी हुकूमत को गिराने की कोई कोशिश नहीं की जाएगी, कोई सड़कों पे एजुटेशन नहीं किया जाएगा। तो ये इस फैसले को तो खुद हुकूमत को भी वेलकम करना चाहिए कि जी, और उन्हें इंगेज करना चाहिए। देखिए हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रहा है, आगे चल के हुकूमत को अपोजिशन की जरूरत होगी जब कानून साजी आएगी, क्योंकि सेनेट में अपोजिशन की मेजोरिटी है। तो आपने हुकूमत को भी टेम्परेचर अपोजिशन की तरफ से कम करना चाहिए। यानी कम करने से ये नहीं कि आप कोई करप्शन के केसेस उनके खत्म कर दें, कम सिर्फ टेम्परेचर, आपको अपनी लैंग्वेज को कंट्रोल करने की जरूरत है, टेम्परेचर को बढ़ने नहीं देना हुकूमत को, उसे डिफ्यूज करने की जरूरत है। तो असल चीज ये है, अपोजिशन ने आज फैसला किया है कि जी हम मिलकर साथ चलेंगे, लेकिन हम कोई ऐसी चीज नहीं करेंगे जिससे हुकूमत के गिरने का तासुर हो। तो ये इस प्रोग्राम में मौजूदगी से फायदा उठाते हुए आप चूंकि इस वक्त कराची में हैं, सिंध में कुछ ऐसी सूरत हाल है एहतसाब के हवाले से, किसी फलूदे वाले के अकाउंट से 2 अरब निकल रहा है, कभी किसी रिक्शे वाले के अकाउंट के 2 अरब निकल रहा है, उसके फौरन बाद आसफ जरदारी साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं इन हालात में, और उनके एक दोस्त वो अनवर मजीद साहब का भी मामला चल रहा है, उनकी फैमिली का वो जो ओमनी ग्रुप भी है, तो कुछ पैगाम दे जाते हैं, बड़े टेस्टेड किस्म के रेफरेंसेस भी और मैसेजेस भी। तो कल हमने देखा कि नेशनल असेंबली में शहबाज शरीफ साहब और आसफ जरदारी साहब दोनों मुस्कुराते, यानी कि माजी में कोई घसीटने की बात कर रहा था, कोई पेट फाड़ने की बात, ये क्या ये आप इसको देखते हैं कि क्या कोई इकट्ठा होने जा रहे हैं? राना देखिए, वो दबाव तो जरूर है, जाहिर है सिंध में हो रही है, बहुत सी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, लेकिन माजी में जितने मुकदमात बने हैं उसमें बदकिस्मती से किसी भी एक मुकदमे में अभी तक फैसला नहीं आया। ये ठीक बिल्कुल तो ये जो ताख़ीर होती है, इसका फायदा हमेशा उस जमात या उस लीडर को होता है जिसपे आप मुकदमा बनाते हैं, और मुकदमा बनाने से पहले आप साबित नहीं कर पा रहे होते, इतना हाइप बना देते हैं, इतनी हाइप बना देते हैं, फिर जब मुकदमा अदालत में पहुंचता है तो प्रोसिक्यूशन के पास उस मुकदमे को प्रूव करने के लिए एविडेंसेस नहीं होते। तो हमारे यहाँ हाइप जल्दी बनाई जाती है, और यही एहतसाबी इदारों को चाहिए, और ये चीफ जस्टिस ने भी नैब को ये कहा है कि आप बजाय इसके कि लोगों की तस्लील करें। बल्कि इमरान खान साहब ने भी जब ये मुलाकात हुई है उनकी, और उन्होंने कहा मीडिया में आके कि मैंने एहतसाब वालों से कहा, नैब वालों से, कि आप हैरेस ना करें किसी को, आप इन्वेस्टिगेशन करें, सॉलिड इन्वेस्टिगेशन करें, और जब पूरे आपके पास शवाहिद आ जाएं उसके बाद आप गिरफ्तारी भी करें और मुकदमे को प्रूव भी करें, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस या व्हाइट कॉलर क्राइम आसान नहीं होता अदालतों में प्रूव करना। तो जब तक आप हाइप जब बनाते हैं, तो फिर जब वो उसमें चाहे वो गलती बरी होकर आए, लेकिन जब वो निकल कर आता है तो फिर अगर उसमें कुछ मुकदमात दुरुस्त भी होते हैं, और मैं आपको कई मिसालें दे सकता हूँ राना, कि जिसमें अगर कोई किसी आदमी ने 4 कत्ल किए हैं तो उस पर जब आप 100 कत्ल का इल्जाम लगा देते हैं सिर्फ इस पे उसकी हाइप बनाने के लिए, तो नतीजा क्या होता है कि जो 4 कत्ल किए भी होते हैं उस पर भी बरी हो जाता है। बिल्कुल, और इन तमाम मामलात को हवा देने के लिए और सियासी दर्जा हरारत में इजाफा करने में यकीनन हमारा जो मीडिया है वो भी बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है। और बहुत शुक्रिया आपका मजहर अब्बास साहब, आपकी वक्त का और आपके तजिए का। राना साहब बहुत सी अच्छी बातें उन्होंने कहा जी कि इदारों को कॉन्फिडेंस देना चाहिए। उनको ये लग रहा है कि नैब जो है वो इस वक्त अंडर प्रेशर है, इसका भी मैं जवाब आपसे चाहूंगी कि आपको लग रहा है कि क्या नैब अंडर प्रेशर है, अगर अंडर प्रेशर है तो वो किसके है? देखिए इसको अगर आप अंडर प्रेशर कह लीजिए, या मेरा ख्याल है कि मैं इसको मदर साहब का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं ये देख रहा हूँ कि इस वक्त टारगेट क्या है। देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो बड़ा क्लियरली कह रही है कि जनाब ना ये केसेस हमारे दौर में फ्रेम हुए, ना हमने इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर की। अगर ये केसेस फ्रेम हुए या इन्वेस्टिगेशन जो है वो ऑर्डर की गई हैं, वो तो पिछले अदवार में हुई है। बिल्कुल सही। बल्कि इवन PMLN के अपने दौर में उनके लोगों के खिलाफ। राना साहब अभी मैंने APC पे भी आना है, लेकिन अभी मजहर अब्बास साहब जो कह रहे थे टेम्परेचर बढ़ने की उन्होंने
ने बात की है कि इसके लिए वो हुकूमत को, उनकी अपनी राय है लेकिन वो कह रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से भी थोड़ा मुहतात होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि बयानबाजी वजह है या फिर चूंकि एहतसाब का अमल जो है वो सख्त हो रहा है तो तब ये वावेला या तब ये शोर वजह? देखिए, हुकूमत जो होती है ना वो रिसीविंग एंड पे होती है हमेशा। लेकिन हमारे यहाँ एक कल्चर ऐसा बन गया कि आपने अभी हुकूमत आई नहीं तो जाली मैंडेट की बात हो रही है कि मैंडेट चोरी कर लिया, नहीं पहले ही ये जो बयानिया आ गया, यानी फिर कल भी मैं ये थोड़ा सा रेफरेंस दिया था, फिर देता हूँ कि मुझे वोट मिले तो वो जस्टिफाइड है, वो राइटफुली ठीक है, लीगल है, लेकिन अगर आपको वोट मिल जाए तो वो वोट चोरी हो गया। मेरे वोट को तो मैं इज्जत मांगता हूँ, हक में आ जाए तो आप बिल्कुल ठीक है। और दूसरे ये बेसिकली सियासत, अब ये पॉलिटिकली माइलेज लेने की कोशिश की जाती है और मीडिया में खास तौर पे। अब देखिए अपोजिशन की जमातें, खास तौर पे PMLN की मैं बात करूं तो जो एक माहौल था पिछले 1.5-2 साल से, अदालतों के बाहर अदालत लगा करती थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी, वो भी उसी मोड में है। लेकिन उन्होंने आते ही जैसे ही अपोजिशन में आए, हुकूमत PTI को मिली तो उन्होंने PTI को टारगेट किया, ये जी कि मैंडेट चोरी हो गया, ये तो धांधली की पैदावार है, ये तो इंतखाबात चोरी कर ली। इस किस्म की गुफ्तगू जब आप करेंगे तो मेरा ख्याल है हुकूमत भी जाहिर है कि वो भी तो खामोश नहीं रहेगी, उन्होंने भी रिस्पॉन्स करना है, वो रिस्पॉन्स उनका आएगा, रिस्पॉन्ड करेंगे और वो कर रहे हैं। लेकिन पहले ये वावेला किया जाता रहा कि यकतरफा कार्रवाई हो रही है, खास फैमिली है उसको निशाना बनाया जा रहा है। अब जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों के पर भी गिरफ्त मजबूत हुई है, वहां पर भी दो बातें इसमें ऐड करूंगा। एक तो जो आपका पॉइंट था कि जी ये जो शोर शराबा क्यों हो रहा है, उसकी एक बुनियादी वजह ये है कि एहतसाब का अमल हो रहा है और एहतसाब में हुकूमत की कोई इंटरफेरेंस नहीं है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं है। अगर पॉलिटिकली मोटिवेटेड होता तो आसफ जरदारी साहब के खिलाफ केसेस इस दौर में इन 60 दिनों में बनते, नवाज शरीफ साहब या फैमिली के खिलाफ केसेस इन दिनों में बनते, पहली बात। दूसरा जो बात कर रहे थे मजहर साहब के हुकूमत चूंकि रिसीविंग एंड पे होती है और उनकी बहुत सारी मजबूरियां भी होती है लेजिस्लेशन के हवाले से, खास तौर पे जब आपको एक हाउस के अंदर मेजॉरिटी हासिल ना हो। अच्छा, उसके लिए बिल्कुल मैं मजहर साहब से एग्री करता हूं कि एक ऐसा दरमियान का रास्ता मौजूद रखना चाहिए, कॉमन ग्राउंड, कि जिसके ऊपर जब आपने बड़े बड़े इस मुल्क में कवानीन बनाने हैं, लेजिस्लेशन करनी है, रिफॉर्म्स की बात करनी, तो लेकिन अपोजिशन को फिर इस नुक्ते पे आगे हुकूमत को ब्लैकमेल नहीं करना चाहिए। पीपल आर वॉचिंग कि जनाब अगर इस मुल्क में कानून साजी के लिए अपोजिशन साथ नहीं देगी, जब साथ नहीं देगी तो वो हुकूमत। राना साहब क्या कोई रिलीफ तो नहीं चाह रही अपोजिशन? देखिए NRO की बात हो रही है ना, जब NRO क्या है, NRO इस तरह नहीं जैसे जनरल मुशर्रफ का वो एक ऑर्डिनेंस आ गया था जिसमें सारी वो था, ये अगर कहा जा रहा है जी कि लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ ज्यादती हो रही है, उसको ऐसे नहीं होना चाहिए, तो उनको जनाब वो जो बख्तरबंद से निकाल के आप पराडो में लेके आए, तो ये क्या रिलीफ नहीं, ये NRO नहीं होगा क्या एक आम आदमी के लिए तो उस किस्म की सहूलत नहीं है। चले सही। और तो बेसिकली फवाद चौधरी साहब ठीक कह रहे हैं कि वो ठीक है, वो नाम नहीं ले रहे या वो उस तरह नहीं कह रहे, जो बात वो कर रहे हैं फवाद चौधरी साहब वो यही है कि ये छोटी छोटी जो मराहत आप लेते हैं ये क्या है कि आप क्या प्रिविलेज, देखिए इलेक्शन लड़ के आने का मतलब ये नहीं कि आप प्रिविलेज हो गए हैं, आप कानून आप पे भी उसी तरह लागू होता है जिस तरह दूसरों पर। अगले मौजू की तरफ जाना है लेकिन उससे पहले मुख्तसर कल चूंकि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और ये तय पा गया है जी के दोनों जो अपोजिशन जमाते हैं उनके कायदीन शामिल नहीं होंगे, तो क्या अहमियत रह जाती है आपकी? इफ यू रिकॉल कल मैंने अपने प्रोग्राम में कहा था कि हमने कहा था कि नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब तो जाहिर है कि वो तो उनका मामला डिफरेंट है कि आसफ जरदारी साहब या बिलावल ये लोग शरीक नहीं होंगे, उसको जरा डाउनग्रेड कर दिया उन्होंने। मौलाना फजलुर रहमान की कोशिश ये थी, बहरहाल वो करते रहे कोशिश कि जनाब वो दोनों को बिठा लेते और वहाँ पे वो आ जाते, तो उसका इंप्रेशन कुछ और था, वो हुआ नहीं। अब आज जो बात हुई है कि हुकूमत को गिराना मकसद नहीं है, वो गिरा भी कर सकते हैं कि आपके पास नो कॉन्फिडेंस के लिए नंबर ही नहीं पूरे होंगे। बिल्कुल सही। हमने दूसरे अपने मौजू की जानिब आना है, जनूबी पंजाब सूबा, और इससे पहले भी जिस तरह इब्तदाई में मैंने कहा कि एक नया कोई मुतालबा नहीं है, ये जनूबी पंजाब के लोगों का एक दरीना मुतालबा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान ये वादा किया, इससे पहले भी ये वादे हुए और कहा गया कि जनूबी पंजाब के लोगों को एक अलग सूबा बना के दिया जाएगा, ये पुराना मुतालबा है वहाँ के लोगों का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अमली कदम उठाते हुए हमें दिखाई दे रही है। इस वक्त एग्जीक्यूटिव काउंसिल कायम कर दी गई है। राना साहब, क्या आपको लग रहा है, आपका तजज़िया क्या है इस हवाले से, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने दौरे हुकूमत में बना पाएगी जनूबी पंजाब के लोगों के लिए अलग सूबा? दोनों, यस एंड नो। अच्छा, देखिए अभी मजहर साहब जो बात कर रहे थे कि हुकूमत के पास इस वक्त अगर हम बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, चाहे वो पंजाब में है चाहे वो
यहाँ पे मरकज में है, उनके पास अददी अक्सरियत उतनी नहीं है कि वो अपोजिशन जमातों की मदद के बगैर कोई बड़ा फैसला कर सके। यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की अगर बात हम करते हैं, और सूबे की कयाम के लिए, जैसे अभी आपके सामने एक मिसाल है, किसी सूबे की भी जब आप जो जोग्राफिकल बाउंड्रीज को तब्दील करते हैं, डिलिमिट करना चाहते हैं, तो जब तक उस सूबे की असेंबली 2/3 मेजॉरिटी के साथ करारदाद पास ना कर ले तो आप वो नहीं कर पाते। अब आपको याद है कि जब फाटा के मर्जर की बात हुई थी केपीके वाली, तो केपीके की असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास करना था, एक उसको ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के साथ करना पड़ा, और जब वो किया तो फिर आपने जाके मर्जर का अनाउंस किया कि जनाब ये मर्जर हो गया। अब पंजाब की हम बात करें कि सूबा पंजाब में आपने कह दिया ना राणा साहब कि हाँ भी और नहीं भी, तो मैं अब सवाल को इस तरह से अपने मोड़ देती हूँ या मोल्ड कर देती हूँ कि क्या आपको लगता है कि अपोजिशन जो है वो साथ देगी हुकूमत का जनूबी पंजाब को अलग सूबा बनाने? अगर साथ नहीं देगी तो पॉलिटिकली उनका जो कैपिटल है वो जाया होगा। इसलिए जैसे अभी आप बात कर रही थी एहतसाब के हवाले से कि पिछले 10 साल से एहतसाब की बात कर रहे जी कि ये तो ड्रैकोनियन लॉ है, इसको ठीक क्यों नहीं किया। अब इन इंतखाबात में, बल्कि इससे पहले भी पिछले इंतखाबात में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN खास तौर पे इन्होंने लोगों से वादे किए वहाँ पे जनूबी पंजाब में कि जनाब हम एक अलग सूबा बनाएंगे, आप हमें वोट दीजिए, हम आपको बनाएंगे। अच्छा, इस दफा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी ये वादा किया। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एक ऐसा ग्रुप शामिल हुआ जो जनूबी पंजाब के साथ, जिसमें खुसरो बख्तियार साहब और काफी और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं इंतखाबात से पहले, और उसका नाम ही जनूबी पंजाब के हवाले से था ग्रुप का। अच्छा, अब इन्होंने एक बड़ा अच्छा फैसला कर लिया कि एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल का कयाम अमल में आ गया, मंजूरी दे दी गई, प्राइम मिनिस्टर ने भी फैसला कर दिया, चीफ मिनिस्टर साहब ने उसके TORs भी जारी कर दिए, उनकी मंजूरी दे दी गई। अब वो जो कमेटी बना दी गई है और उसके लिए वो TORs भी आ गए। अब उन्होंने काम करना है इसके ऊपर लेजिस्लेशन के हवाले से। अच्छा, अब जब लेजिस्लेशन के हवाले से आप बात करेंगे तो आपको पंजाब में अपोजिशन पार्टीज जो हैं उनसे बात करनी पड़ेगी, और अगर वो नहीं करेंगी तो जैसे मैंने कहा कि उनका जो पॉलिटिकल कैपिटल है उसको नुकसान पहुंचेगा, इसलिए कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का ये इतनी स्मार्ट मूव है कि वो एक्सपोज करेंगे उनको कि जनाब इंतखाबात में तो आपसे ये वादा करते हैं, अच्छा, लेकिन व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिकल टर्म्स तो उस वक्त ये दौड़ जाते हैं। तो लिहाजा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का ये एक पॉलिटिकल माइलेज तो इसमें बिल्कुल वो लेंगे, और पॉलिटिकल माइलेज के साथ अगर अपोजिशन इस चीज को रियलाइज करते हुए कि जनाब नहीं अब हमें ये करना है तो वो करेंगे, तो फिर क्रेडिट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो होगा, लेकिन ये नहीं कि उनका भी कोई डिस्क्रेडिट है। वो अगर सपोर्ट करेंगे डेफिनेटली उनका भी ये क्रेडिट होगा। तो ये एक मुश्किल सी सूरत हाल है। इस वक्त जो सियासी माहौल है उसमें देखना ये है कि टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होती हैं इस डायलॉग की अपोजिशन के साथ। क्या वो एहतसाब के मामले में वो NRO वाली बात, कोई रिलीफ की बात कि जनाब हाथ हौला रखो, तो मेरा ख्याल है कि ये प्राइम मिनिस्टर ने तो कल फिर कह दिया, कैटेगोरिकली कह दिया कि प्राइम मिनिस्टर ने कि जनाब हर एडमिनिस्ट्रेटिव इशू जो है वो अपनी जगह है, लेकिन एहतसाब के मामले में और जमहूरियत का एहतसाब के साथ एक बड़ा गहरा ताल्लुक है। अगर आपने पाकिस्तान में जमहूरियत कायम करनी है तो एहतसाब भी उसी तरह होना चाहिए, लेकिन इट शुड नॉट बी पॉलिटिकल वेंडेटा। बिल्कुल। सलमान गनी साहब सीनियर सहाफ़ी, उन्होंने फोन पर हमें ज्वाइन किया है और जनूबी पंजाब सूबे का हवाले से जो इस वक्त पंजाब हुकूमत ने इक़दाम उठाया है इस पर उनका भी हम तजिया लेंगे। सलमान गनी साहब, आपको प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में खुशामदीद कहूँगी। जी अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सलमान साहब, ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल का क़याम भी अमल में आ गया जनूबी पंजाब सूबे के हवाले से, TORs भी तरतीब दे दिए गए। हम भी यही बात कर रहे थे कि चूंकि इतनी मेजॉरिटी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ना मरकज में है ना पंजाब में कि वो सिंगल हैंडेडली ये सिलसिला या लेजिस्लेशन जो है वो कर ले, अपोजिशन की तो जरूरत पड़ेगी। आपका इस पे क्या टेक है कि वुड दिस PTI गवर्नमेंट बी एबल टू डू दिस? खुदा करे जी ऐसा हो। पाकिस्तान के अंदर नए सूबों की तश्कील जो है हमेशा सियासी नारे के तौर पे रही है, और खास तौर पे इस मरले पे जब इंतखाबी मुहिम जारी थी तो जनूबी पंजाब सूबा महाज बना था, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने ये वादा किया था कि 100 दिनों के अंदर इस हवाले से पेशरफ्त होगी। और राणा साहब, मेरा ख्याल ये इतना सादा इशू नहीं है कि आप चीफ मिनिस्टर को आपने जनूबी पंजाब से बना दिया
अब ये है कि नए सूबे की तश्कील के हवाले से 2 ताई अक्सरियत पंजाब में भी चाहिए और मरकज में भी चाहिए। और इस वक्त जो हुकूमत है वो पंजाब के अंदर भी बड़े थोड़े से मार्जिन से हुकूमत बनी है और ऊपर भी सिंपल मेजोरिटी है तहरीक इंसाफ के पास। तो ये एक बड़ा इशू है, इसमें आइन के अंदर तरमीम होनी है, लिहाजा ये एक पार्टी ये कर नहीं सकेगी। और बात यह कि इससे पहले पंजाब असम्बली के अंदर ये रेजोल्यूशन पास हो चुकी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने की है। पीपल्स पार्टी का आपको याद होगा कि ये कौमी असम्बली के अंदर भी यूसुफ रजा गिलानी साहब के दौर में ये रेजोल्यूशन पास हुई थी। लिहाजा ये एक बड़ा संजीदा अमल है, सिर्फ एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाने से मामला नहीं चलेगा। इस पे अपोजिशन के लिए मुझे याद पड़ता है राना साहब, शायद आपको भी याद हो, कुछ अर्सा पहले इस हुकूमत बनने के बाद एक मुज़ाकराती कमेटी बनाई गई थी नए सूबे के हवाले से। खालबन शाह महमूद कुरैशी साहब थे, एक और इसके मेंबर थे, लेकिन अभी तक कोई मुशावरत शुरू नहीं हुई। मैं समझता हूँ कि एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाने के बाद इन्होंने सिफारिशात तय कर ली हैं और ये सिफारिशात बिलाखिर खुद प्राइम मिनिस्टर साहब के पास जाएंगी। और राना साहब ये एक सूबे का इशू नहीं है, देखिए हमारे यहाँ ये जो नए सूबों की तश्कील को गुनाह समझ लिया गया है। हिंदुस्तान के अंदर सूबे बने हैं, दुनिया के अंदर गवर्नर को बेहतर बनाने के लिए सूबे बनाए जाते हैं, बेहतर हो जाती है। जी राना साहब, मैं समझता हूँ कि नए सूबों की तश्कील नागुज़ीर है। अगर आपने गवर्नेंस बेहतर बनानी है, और बुनियादी पॉइंट जो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट सिस्टम को मौसर बनाया होता, आपके बलदियाती इदारे फाल होते, बाख्तियार होते, तो नए सूबों की बात ना होती। बुनियादी इशू जो है वो गवर्नेंस का इशू है, लोगों को इंसाफ नहीं मिलता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि नए सूबों की तश्कील वक्त की बेहतरीन जरूरत है और ये सिर्फ जनूबी पंजाब तक महदूद नहीं रहना चाहिए। अगर पाकिस्तान के अंदर गवर्नेंस के ख्वाब को आपने हकीकत का रंग देना है तो फिर सिर्फ जनूबी पंजाब नहीं, डिविजनल मुकामात पर भी सूबे बन सकते हैं। इससे ज्यादा गवर्नेंस बेहतर होगी और इसमें जो डेमोक्रेसी के जो सम्राट है वो आम आदमी तक पहुंच सकेंगे। ठीक है। अच्छा सलमान साहब, अभी मैं भी ये बात कर रहा था साइमा के साथ कि यस और नो, ने पूछा ये बन जाएगा, तो मैंने कहा यस और नो। अच्छा, दोनों सूरतों में आप लाहौर में बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं कि वहाँ पे जो सियासी माहौल है और अपने सियासी आपकी जो बसीरत है उसके हवाले से मुझे बताइए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN इस मूव को PTI को सपोर्ट करेगी अगर ये आगे बढ़ते हैं? देखिए जी राम साहब, मेरी ख्वाहिश पूछे तो बनने चाहिए, लेकिन जो सवाल आपने उठाया ये बड़ा मुश्किल सवाल है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून क्यों कर चाहेगी कि ये क्रेडिट तहरीक इंसाफ को हो। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ, देखें जो मैं फोर्स ही कर रहा हूँ, अगर कोई इस हवाले से पॉजिटिव डेवलपमेंट भी होगी ना तो अब नहीं होगी, ये चौथे या 5वें साल के अंदर होगी, जब इंतखाबी मरले की तरफ जाना होगा। तो फिर हमेशा जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट होती है वो क्रेडिट लेने की कोशिश करती है। मैं समझता हूँ कि बाद इश्यूज ऐसे हैं राना साहब, उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को सर जोड़ने की जरूरत है। आप अभी बात कर रहे थे एहसाब की, बड़ी अच्छी बातें आपने की हैं, आपने मजहर अब्बास साहब को भी लिया है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जब भी एहसाब का सिलसिला शुरू होता है तो साथ एक इंतकाम का नारा भी लग जाता है। मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान के एहसाबी अदारे जो मौसर हों और कानून साजी बेहतर कर ली जाए तो ये बात इंतकाम वाली नहीं होनी चाहिए। और हमारा बड़ा सियासी अलमिया ये रहा है कि जितने एहसाबी अदारे बनते गए उतनी पाकिस्तान में करप्शन भी बढ़ती गई। लिहाजा इमरान खान साहब को एक क्रेडिट मैं हमेशा से देता हूँ कि पाकिस्तान में करप्शन को इशू बनाना जो है उसका क्रेडिट इमरान साहब का है, इमरान खान साहब का है। अब भी उन्हें चाहिए कि इस हवाले से मौसर कानून साजी करें और ये जो इंतकाम से भला होना चाहिए। जो जिस शख्स ने भी कौमी सरमाए को लूटा है वो खा तहरीक इंसाफ से हो, पीपल्स पार्टी से हो। अलबत्ता मैं एक बात जरूर कहूंगा कि आपकी गुफ्तगू भी और मेरी गुफ्तगू भी, हम समझते हैं सिर्फ सियासतदान करप्ट है, पाकिस्तान के सियासतदान नहीं, पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स भी करप्ट है। राणा साहब, आप और मैं जानते हैं, अब तो हमारे एंकर्स भी इसमें शामिल हो गए हैं, इसमें जजेस भी शामिल है। लिहाजा जब तक आप इंसाफ का सिलसिला सियासतदानों तक महदूद रखेंगे उस वक्त तक ये नतीजा खेज नहीं होगा। इसे सब तक वसीतर करना चाहिए, तब एक नतीजा खेज होगा। बिल्कुल एहतसाब सबका होना चाहिए और कड़ा होना चाहिए। नए सूबों की तश्कील नागुज़ीर है, इसे सूबे पंजाब जनूबी पंजाब तक ही महदूद नहीं रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया सलमान गनी साहब आपके वक्त का और आपके तजिए का। राना साहब, क्यों हम सिर्फ सियासी नारे के तौर पर तो इसे इस्तेमाल कर लेते हैं, वही बात सलमान गनी साहब ने भी कही, लेकिन हम इन चक्रों में होते हैं कि क्रेडिट दूसरी हुकूमत ना ले जाए। चले आपने क्रेडिट ले के जाना था, अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये चाहती, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाहती अपने दौरे हुकूमत में गुज़श्ता 5 साल 10 साल की बात कर लेते हैं, वाज़ेह मैंडेट था उन लोगों के पास, वो चाहते, उनने वो क्यों नहीं कर पाए, क्या रुकावट थी? चले पाकिस्तान तरीके से तो हम ये कह देते हैं कि 2/3 अक्सरियत पंजाब में भी चाहिए, मरकज में भी चाहिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास तो अक्सरियत थी, देखिए सबसे बड़ा इशू ये है कि पंजाब पाकिस्तान का
आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है। इसी तरह इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी ज्यादा है और आबादी के हवाले से हम बात कर रहे हैं। और पंजाब को हम जिसको कहते हैं कि ताकत का सरचश्मा पाकिस्तान में समझा गया पॉलिटिकली स्पीकिंग, ये पंजाब अगर डिवाइड हो जाता है तो लाहौर जो है उसकी स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाती है, वो एक और सूबा भी बन जाता है। बल्कि यहाँ तक बात हुई कि पंजाब के 3 सूबे बना दिए जाएं, फिर अगर पॉपुलेशन के हवाले से करना है जो सलमान साहब बात कर रहे हैं, हम नहीं कहते हैं कि पूरी दुनिया में छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स जो होते हैं वहाँ पे कबाहत नहीं होती, करना चाहिए। आपको मैं थोड़ा सा रेफरेंस दूं कि जब नेशनल रिकंस्ट्रक्शन ब्यूरो बना था जनरल मुशर्रफ के दौर में, तो एक एक्सरसाइज की गई, कुछ रिकमेंडेशन वहाँ पे फाइनलाइज भी हो गई थी। पाकिस्तान में 27 सूबे बनाने की बात की गई थी। वो खैर अमली जामा नहीं पहना सके, जनरल मुशर्रफ साहब की भी पॉलिटिकल जो मजबूरियां थी उनकी मसलतों का शिकार वो भी हो गए, वरना मामला कुछ और होते इस मुल्क में। बहरहाल कि आपको छोटे यूनिट्स बनाने पड़ेंगे और अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ स्मार्टली मूव करती है और उसमें PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनका साथ नहीं देती तो ये पॉलिटिकली अचीव करेंगे, गेन करेगी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN लूज करेंगे एट दी एंड। अगर ठीक है, ये बात कह रहे हैं कि अभी ये प्रोसेस शुरू हुआ, सलमान साहब का तज्जिया बिल्कुल दुरुस्त है कि ये नहीं कि आप कहें कि जी पहले 100 दिन जो थे उसमें बन जाएगा, लेकिन पहले 100 दिनों में एक मूव तो हमें नजर आ गई। अच्छा, मूव तो नजर आ गई, लेकिन सलमान गनी साहब कह रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल का कयाम ही काफी नहीं है, लेकिन इब्तदा तो की गई ना। मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि एक मूव, एक पहला स्टेप जिसको आप कह लीजिए, उस सफर की जानब पहला कदम ले लिया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अपने वोटर्स को, सपोर्टर्स को, इवन अपोनेंट्स को ये कह सकेंगे कि जनाब हमने ये वादा किया था कि पहले 100 दिनों में हम इस जानब बढ़ेंगे, इसको अमली जामा पहनाएंगे। जब वो अमली जामा पहनाने की बात कर रहे हैं तो एक मूव आ गई, एग्जीक्यूटिव काउंसिल बन गई, TOR स्टेप आ गई और उसकी कमेटी बन गई। कमेटी किस तरह से काम करेगी, लेजिस्लेशन कैसे करनी है, अपोजिशन पार्टीज के साथ कैसे काम करना है, एक सेक्रेटरिएट बना दिया गया। ठीक है, अब देखिए जो कमेटी है, पहली बात आपने इसका एक लीगल फ्रेमवर्क तैयार करना है कि वो कैसे इसको बनाना है। अब ये तो नहीं कि जैसे 18वीं तरमीम आपने बना इस मुल्क में ले आए और सूबे में वो कैपेसिटी नहीं है और आज रोल बैक की भी बात हो रही है इसलिए कि वो डिलीवर नहीं कर पा रही। उसी तरह बुनियादी तौर पर जब महसूस ये होता है कि वो 18वीं तरमीम का असल मकसद क्या था, वो पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं उनके लीडर्स को इतना एम्पावर कर दिया था कि वो पार्टीज के अंदर डिक्टेटरशिप कॉन्स्टिट्यूशनली आपने डाल दी कि जनाब उसकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। यानी होना क्या चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टीज को लीड करना है, लेकिन यहाँ पे इंडिविजुअल्स लीड कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज को। यानी इस तरह दुनिया में कहीं भी जमहूरियत में नहीं होता कि आप जो बात जो की कि क्यों नहीं किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN या किसी ने भी। देखिए उसकी वजह के पावर जो है अपने हाथों में कंसंट्रेट करने की आदत है, इसीलिए पाकिस्तान में लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो है वह पॉलिटिकल अदवार जो है, सियासी अदवार, उसमें स्ट्रेंथन नहीं हो सकता। और यही वजह के इदारों को भी फिर उस तरह से मजबूत नहीं किया जा सकता जिस तरह से किया जाना चाहिए था। एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो प्रोग्राम के तीसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे अपने टॉपिक पार्लिमानी एशियाई पार्लिमानी कॉन्फ्रेंस हुई है और इसके अगराज और मकासद क्या थे, इस पर हम तफसीलन बात करेंगे। आप हमारे साथ ही रहिए। Switch to Pakistan's #1 data network, Song 4G, the F-16 of Pakistan. सूखे दरियाओं में पानी की रवानी चाहिए, एक हंसती मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए। साफ पानी जिंदगी है, जिंदा रहने के लिए नस्ल नौ को साफ और शफाफ पानी चाहिए। मिलजुल कर हम नामुमकिन को मुमकिन करके छोड़ेंगे, मुमकिन करके छोड़ेंगे। डैम बनेगा वक्त से पहले, इतने पैसे जोड़ेंगे, इतने पैसे जोड़ेंगे। ये डैम बना लेंगे, ये डैम बना लेंगे।
के बाद आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। राना साहब, क्या लगता है आपको ऐवान बाला का एशियाई पार्लिमानी सरबराहों का जो इजलास है, ये एशियाई ममालिक को एक दूसरे के करीब लाने में, अमन के लिए और इसके साथ साथ तरक्की के लिए कितना मददगार साबित होगा? देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट है ये। इसको दो इसके हवाले देखिए। एक तो 23 कंट्रीज के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, ओवर 100 रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे वो उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और 23 ममालिक की पार्टिसिपेशन ही छोटा इवेंट नहीं है। और उसके बाद हो कहा रहा है गवादर, विच इज फ्यूचर इकोनॉमिक हब ऑफ एशिया, जिसको कहा जा रहा है कि एक गवादर पोर्ट की जो इम्पोर्टेंस है, एक स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस, इसी हवाले से उसको कहा जाता है कि वो पूरे एशिया को आप आपस में जोड़ रहा है, मिला रहा है। एक ऐसी दुनिया की बड़ी आप भी गुजरगाह जो है वो बन रही है, वहाँ पे इनेकाद होना। और आज जो एलामिया जिसकी आप बात कर रही थी इंट्रो में, शुरू में आपने कहा कि बुनियादी तौर पर अगराज़ व मकासद, देखिए एक तो अमन, तरक्की, माशी जो कोऑपरेशन है और ट्रेड के हवाले से सकाफती कोऑपरेशन जो है, सियासी कोऑपरेशन जो है उस लेवल पे अगर आप करते हैं तो एशिया के ममालिक में अगर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का एक फोरम बन सकता है, खास तौर पे उन ममालिक के दरमियान जहाँ पे लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट्स मौजूद हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया एंड पाकिस्तान, और दीगर ममालिक के दरमियान भी हैं। तो अगर इस किस्म के ये फोरम बन जाएं जहाँ पे आपके पॉलिटिकली डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आए, बैठे इजहार करें और विजन अपनी शेयर करें एक दूसरे के साथ, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, इसके साथ आप देखिए कि गवादर की इंपॉर्टेंस जो है उसमें उसको पाकिस्तान ने शोकेस किया। अच्छा, और बड़े खूबसूरत अंदाज में गवादर को बहुत खूबसूरती के साथ सजाया गया था। बलूचिस्तान की सकाफत के लिहाज से कल्चरल एक्टिविटीज वहाँ पे हुई। ये जो कल जब इसका इनॉग्रेशन हुआ तो एक अच्छा माहौल, एक अच्छे एनवायरनमेंट में एक विजन जो है, आप फ्यूचरिस्टिक होके उसको देखें कि कल जब ये गवादर फुली ऑपरेशनल होगा, सी पैक के हवाले से अगर हम बात करें तो ये 23 ममालिक जब वहाँ पे आए, पहले ही आ चुके हैं, विजिट कर चुके हैं। तो अभी मैं आपको एक वाकया थोड़ा सा सुनाता हूँ कि लास्ट वीक एक रिसेप्शन थी इस्लामाबाद में जर्मन एम्बेसी में, आई वाज देयर। तो जर्मन एम्बेसडर ने जो है उन्होंने बड़ी जबरदस्त बात की। एक बावेरिया का डेलीगेशन आया हुआ था बिजनेसमैन का, उस हवाले से उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का इमेज जो है उतना नेगेटिव नहीं है जितना पोर्ट्रे हो चुका हुआ। अच्छा, इसमें उन्होंने क्या कहा, बुनियादी पैगाम क्या है कि जनाब ये आपको खुद अपना इमेज ठीक करना है, आपने कुछ नहीं किया पाकिस्तान के इमेज को ठीक करने के लिए। इट इज नॉट ऑल नेगेटिव, और जो थोड़ा बहुत जो नेगेटिविटी पाकिस्तान में के हवाले से दुनिया में है वो ओवरनाइट ठीक नहीं होने वाली। तो बुनियादी तौर पे को हमने खुद जाहिर करना है, लेकिन वो कैसे करना है। एक ये फोरम कल था, इस तरह के जो फोरम्स होते हैं वहाँ पे आप शो केस करते हैं, दुनिया को ये बताते हैं कि पाकिस्तान इज नॉट कंट्री जिसको आप स्टोन एज में कहें और ये कहेंगे जी पीपल आर हैंगिंग अपसाइड डाउन विद द ट्रीज, ऐसा नहीं है। तो सिविलाइज्ड कंट्री यहाँ पे कानून की जी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे पार्लियामेंट मौजूद है, यहाँ पे सिस्टम्स जो हमारे डेवलप हो रहे हैं। और माजी से आज अगर हम कंपेयर करें तो बहुत अभी भी हम ये बातें करके हटे हैं कि डेमोक्रेसी में अकाउंटेबिलिटी को बेहतर होना चाहिए और पार्लियामेंट जो इंस्टीट्यूशन जो हैं दीगर उनको स्ट्रेंथन होना चाहिए। तो ये पैगाम है पूरी दुनिया के लिए कि पाकिस्तान इज ए फॉरवर्ड लुकिंग कंट्री और जो प्रोग्रेस कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। अच्छा, इसके लिए हुकूमती सतह पे देखिए पार्लियामेंट की जिस तरह आपने बात की कि सेनेट का एक इनिशिएटिव है, सेनेट ऑफ पाकिस्तान का, ऐवान बाला का। अब इसमें आपने जैसे रेफरेंस दिए 5-6 बड़े ममालिक जो हैं वो इसमें शामिल हैं। अच्छा, सऊदी अरब है इसमें शामिल है, ईरान है, तुर्की है, चाइना है, अच्छा श्रीलंका है। अच्छा, ये जब आपस में देखिए, जब आप शेयर करेंगे अपने एक्सपीरियंसेस तो यू लर्न फ्रॉम दोज एक्सपीरियंसेस ऑफ अदर्स कि आपने श्रीलंका ने क्या किया, चाइना ने क्या किया, टर्की में कैसे डेवलपमेंट हुई, कैसे प्रोग्रेस हुई, कैसे इदारे मजबूत हुए। यानी हम कह सकते हैं कि ना सिर्फ एशियाई ममालिक को एक दूसरे से कुर्बत हासिल होती है, इसके दूसरे से मोहब्बतें बांटते हैं, बल्कि इसके साथ साथ अपने जो तजर्बात हैं वो भी शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। इसी हवाले से हम बात करेंगे। टेलीफोन पर हमें ज्वाइन किया है एंकर पर्सन पाकिस्तान टेलीविजन इमरान हसन, इस वक्त फोन पर हमारे साथ हैं और इन्होंने अटेंड की है, इमरान ने, ये तमाम एशियाई पार्लिमानी असेंबली का जो इजलास था और वहां पर जो मेजबान थे, वहां जो मेहमान थे, उनसे बातें भी करते रहे और वो भी हम तक पहुंचाते रहे पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज के प्लेटफॉर्म से, इस तवज्जुह से। इमरान, आपको पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज के प्रोग्राम न्यूज नाइट में खुश आमदीद कहूंगी।
वेलकम साइमा, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आप यहाँ मौजूद रहे। इमरान, क्या आपने देखा और ये भी बताइएगा, मैं चाहूंगी हमारे देखने वालों के लिए, बहुत खूबसूरती से गवादर को सजाया गया था, बलूचिस्तान की सकाफत को इंट्रोड्यूस कराया गया, तमाम जो ममालिक के यहाँ मंदूबीन शरीक थे, क्या कहना था उनका इस हवाले से? सबसे पहले तो ये है कि मेरे ख्याल में एक बहुत ही अहम अपने लिहाज से एक इवेंट था। मैं आपके जो व्यूवर्स हैं उनके लिए बताऊं कि ये गवादर में अपने काइंड का सबसे बड़ा इवेंट था। पहला इतने बड़े पैमाने पर इवेंट था जिसमें इतने बड़े पैमाने पर फॉरेन डेलीगेट्स 23 ममालिक से ज्यादा फॉरेन डेलीगेट्स थे यहाँ पे मौजूद थे। इसमें बहुत सारे ऐसे ममालिक भी थे जैसे फ्रांस के यहाँ पे जो सेनेटर पास्कल थे, वो फ्रांस की जो डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स की कमेटी है उसके वाइस चेयर भी हैं। उसके अलावा जो उनके स्ट्रेटेजिक अफेयर्स हैं उसके हवाले से उनका बड़ा अहम रोल है। वो इससे पहले 3 बार पाकिस्तान आ चुके हैं, उन्होंने मेरे प्रोग्राम में बताया, और गवादर में वो फर्स्ट टाइम आए। इसी तरह यहाँ पे मिस्टर मार्टिन आए थे जो कि IPU के सेक्रेटरी जनरल हैं, बहुत अहम वो भी आदमी है जो कि अफ्रीका से पहले मुंतखब होने वाले IPU के सेक्रेटरी जनरल हैं, और वो भी बड़े इन्फ्लुएंशियल आदमी हैं। उनकी रिसर्चेस मौजूद हैं। जिसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मिस्टर मार्टिन ने की मेरे प्रोग्राम में, साइमा और राना कैसर साहब, वो ये थी कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर न सिर्फ आबादी के अंदर 70% से जायद 65% से ज्यादा यूथ है, बल्कि सबसे इस वक्त जो हौसला अफजा बात है कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर जो पार्लियामेंटेरियंस और सेनेटर्स आ रहे हैं, जैसे कि कोदा बाबर थे यहाँ पे बलूचिस्तान से सेनेटर, इवन सादिक संगरानी साहब हिमसेल्फ एक्टिंग प्रेसिडेंट जो हैं उस वक्त एक्टिंग प्रेसिडेंट थे और चेयरमैन सेनेट है, वो भी एक यंगर लॉर्ड से ताल्लुक रखते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान के लिए इतनी हौसला अफजा बात हो रही है कि नई इस पोलिटिकल सेटअप के अंदर जो नौजवान क़यादत है वो सामने आ रही है। और उन्होंने कहा कि हमारी रिसर्च और हमारी तहकीक ये कहती है कि जितने भी नए लोग आते हैं, जब भी वो आते हैं तो वो बेहतर फैसले करते हैं, क्योंकि दुनिया के डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं। फिर अगर हम गवादर के हवाले से बात करते हैं तो उन्होंने कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि गवादर का फ्यूचर बहुत रोशन है, और जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक डाइवर्सिफाइड तरीके से गवादर को ले रही है, एक बॉक्स के अंदर बंद नहीं कर रही, जैसे कि पाकिस्तान में एक तासुर मौजूद है कि इट इज जस्ट चाइनीज एंड चाइना एंड पाकिस्तानी वेंचर ओरिएंटेड प्रोग्राम और अ प्रोजेक्ट। तो उन्होंने कहा कि ये बात बड़ी वाज़ेह है कि इट्स एन ओपन प्रोजेक्ट, इट्स ओपन फॉर सऊदी अरेबिया, इट्स ओपन फॉर कतर, इट्स ओपन फॉर रशिया, इट्स ओपन फॉर एनी कंट्री जो भी आके यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहता है। तो ओवरऑल एक बहुत जबरदस्त मैसेज देने में सेनेट ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान की हुकूमत कामयाब हुई है, पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान कामयाब हुई है, और एक बहुत बेटी सक्सेसफुल इवेंट था ये। अच्छा इमरान ने देखा जाए मुस्लिम ममालिक के दरमियान इक्तिसादी और मौशी मुआहदे पैदा करने के हवाले से आप क्या समझते हैं, क्या कहना था मंदूबीन का कि गवादर कितना अहम किरदार अदा कर सकता है? देखिए, गवादर तो दुनिया का मुस्तकबिल, मैं इसको पाकिस्तान का या खित्ते का मुस्तकबिल नहीं कहता, ये दुनिया का मुस्तकबिल है। दुनिया की डीपेस्ट सी पोर्ट बनाया जा सकता है इसको, स्टिल से डीप सी पोर्ट सिंगापुर के साथ बिल्कुल मुमासलत रखती है। और अगर हम इसको जो ट्रांजिट ट्रेड है, खासतौर पर हम अगर इसको कॉन्टिनेंटल ट्रांजिट की बात करते हैं, तो पाकिस्तान अगर अपने इस स्टेशन को लैंड रूट को इस्तेमाल न भी करे, साइमा और राना कैसर साहब, अगर सिर्फ आप उस पानी को और गहरे पानी को एज ट्रांजिट रूट इस्तेमाल करना शुरू कर दें, तो इट वर्थ मोर देन $100 बिलियन जो आप एनुअली कमा सकते हैं। और उसके साथ साथ हम अगर दुबई से इसका कंपैरिजन करते हैं, तो दुबई के मुकाबले में कल मेरी जो कर्नल आफरीदी साहब हैं, एक्सपर्ट है, बिजनेस फोरम से भी उनका ताल्लुक है, उन्होंने कहा कि दुबई से ऑलमोस्ट 4 टाइम्स ज्यादा इसके अंदर पोटेंशियल मौजूद है। इट इज नेचुरली डीप। इसको आपके ऊपर, इसकी मेंटेनेंस के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कोई पैसा नहीं लगाना है, कुदरत की तरफ से इतना बड़ा तोहफा है ये। तो मेरे ख्याल में जो आपने मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान कोऑपरेशन की बात की, बहुत सारे ममालिक इस बात को समझ चुके हैं। और मैं आज से इस फोरम से आपको ये भी बताऊं कि आने वाले वक्त में हमारे वो एनिमी कंट्रीज, खासतौर पे इंडिया, जो कि इस प्रोजेक्ट की मुखालफत कर रहा है, मैं आपको बताऊं कि एक वक्त आएगा कि इंडिया जैसे ममालिक के लिए भी नागुजीर होगा कि वो बैक बिल्कुल मुस्तकबिल में ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया इमरान हसन आपके वक्त का और आपकी इस तफसील से हमें इस इवेंट के बारे में आगाह करने का। राना साहब, पाकिस्तान के नए शहर को दुनिया के सामने मुतारिफ करवाने का कितना बेहतरीन तरीका आप समझते हैं? मैंने आपसे शुरू में कहा कि शो केसरिंग का कितना बड़ा क्रेडिट है ये, बहुत बड़ा। और उसके देखिए, यही ऐसे जो स्टेप्स होते हैं जो मुल्कों को आगे लेके जाते हैं। आपका इमेज, जिस तरह मैंने एक रेफरेंस दिया था, जर्मन एम्बेसडर का हवाला दिया, तो यही मौके होते हैं कि आप अपने उस नेगेटिव इमेज जो आपका बन गया हुआ था दुनिया में या बना दिया गया है, उसको अंडू करते हैं और अपना बेहतर इमेज, जो सॉफ्ट इमेज है, जो ब्राइट इमेज है, वो दुनिया के सामने लेके आते हैं। हम ये हैं असल में, हकीकत में हम ये हैं, और हमें दूसरी तरह से पोर्ट्रे किया जा रहा है। राना साहब, मैसेज ऑफ द डे क्या आज का पैगाम?
देखिए, अभी हम रोज़ाना ही ऑलमोस्ट बात करते हैं एहतसाब की कि पाकिस्तान में एहतसाब होना चाहिए। मेरे कुलीग मज़हर अब्बास बात कर रहे थे और सलमान गनी साहब भी ये बात कर रहे थे कि ऐसा क्यों कि जो सिर्फ सियासतदानों का या सिविलियंस का ये एहतसाब सबका होना चाहिए, अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। लेकिन जब हम एहतसाब की बात करते हैं कि हमारे हुक्मरानों का, रिप्रेजेंटेटिव्स का एहतसाब हो, तो हमें अपने शहरी के तौर पे भी, हमें ज़ाती तौर पे भी खुद एहतसाबी भी करनी है कि हम अपने हकूक़ की बात तो करते हैं, लेकिन हमारे जो फ़राइज़ हैं हम पे, हम उस पर कितना पूरा उतर रहे हैं। ये फ़राइज़ से मुराद ये नहीं कि मैंने रियासत को क्या देना है, मैंने सिर्फ ये देखना है कि मैंने एक शहरी के तौर पर जब मैं सड़क पर गाड़ी चलाता हूँ तो मैं किस अंदाज में चलाता हूँ, क्या मैं ट्रैफिक के लॉज को वायलेट तो नहीं करता, जब मैं अपने मेरा जो रवैया है वो अंडर द लॉ है, वो किसी को ऑफेंड तो नहीं करता। बहुत सारी बातें हैं पॉलिटिकली भी और सोशली भी कि मैंने आज टैक्स में पे करता हूं या नहीं करता। मुझे भी देखना, जब मैं रियासत से डिमांड करता हूं कोई मुझे ये सहूलियात मिले, तो ये भी देखना कि मेरा वो कंट्रीब्यूशन क्या है। तो हमारी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी जो है वो भी बहुत जरूरी है। और बतौर शहरी जो हम पर फराइज हैं हमने वो भी पूरे करने हैं। बहुत खूबसूरत पैगाम राना साहब का। खुद एहतसाबी बहुत ज़रूरी है तरक्की के लिए, दिली इत्मीनान के लिए, सुकून के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। इस खूबसूरत पैगाम के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। साइमा मिन्हास और राना कैसर को न्यूज़ 9 की पूरी टीम की हमरा दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह।